2023 में गूगल ने 12,000 एम्प्लॉयज़ को निकाला था और 2024 के अंदर 30,000 एम्प्लॉयज़ को गूगल से निकाला जाएगा, ऐसा सभी न्यूज़ का कहना है। यहाँ पे CNBC ले लीजिए, आज तक ले लीजिए, बिजनेस टुडे ले लीजिए, हिंदुस्तान टाइम्स ले लीजिए, हर एक न्यूज़ चैनल पे यही कहा जा रहा है कि 30,000 एम्प्लॉयज़ को निकाला जाएगा, क्योंकि AI इतना एडवांस हो चुका है। 17% एम्प्लॉयज़ की कोई रिलेवेंसी कंपनी के अंदर नहीं बची। मेजरली 2 डिपार्टमेंट से अपनी कंपनी से गूगल यहाँ पे निकाल रहा है। पहला तो है एड रेवेन्यू, जहाँ पे गूगल का मेन कोर बिजनेस है, जिससे गूगल ईयरली $150 बिलियन कमाता है, वहां से अपने एम्प्लॉयज को निकाल रहा है। और सेकंड है कस्टमर सपोर्ट, ये भी गूगल के बिजनेस के लिए कोर फंक्शनैलिटी को सपोर्ट करता है। दोनों मेन डिपार्टमेंट से यहाँ पे गूगल उनको निकाल रहा है, क्योंकि एक टास्क रिपीटेटिव होते हैं, AI इनको अच्छी तरीके से और एफिशिएंट तरीके से कर पा रहे हैं, तो आखिर इंसान अभी करे तो क्या करे अपनी जॉब को बचाने के लिए। तो इस वीडियो के अंदर मैंने 10 करियर पाथ के बारे में बताया है जो कि AI से लीस्ट अफेक्ट होंगे 2024 में, या AI इनको सबसे आखिर में एटलीस्ट रिप्लेस करेगा, तब तक आप रेलेवेंट रह सकते हैं। तो ये कौन से करियर पाथ है? बेसिक रूल ऑफ द थंब आप ये मान के चले कि जो भी करियर्स AI के डेवलपमेंट को सपोर्ट देंगे वो ज़्यादा लंबे तक चलेंगे, और अगर कोई भी AI को टक्कर दे के सामने खड़े रहने की कोशिश करेगा तो AI उसको रिप्लेस करके आगे बढ़ जाएगा। तो समझ लीजिए, आपको बहती गंगा में हाथ धोने हैं और अपने करियर को आगे बढ़ाना है। जस्ट गो विद द फ्लो, AI को अपोज मत कीजिए, क्योंकि AI इज़ रियल, वो आ चुका है, तो आपको उसको एम्ब्रेस करना है, उसकी डेवलपमेंट में उसकी मदद करनी है, वरना वो आपकी जॉब को खा जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ऐसे कौन से 10 करियर पाथ हैं जिससे AI की डेवलपमेंट में मदद मिलती है। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, क्योंकि ये वीडियो दूसरी YouTube वीडियो की तरह नहीं है जहाँ पे 1 या 2 सर्टिफिकेशन बताया जाएगा और आगे बढ़ जाएंगे। इसके अंदर आपको बहुत ही फंडामेंटल लेवल पे सर्टिफिकेशन बताया गया है, इंटरमीडिएट लेवल पे, एडवांस लेवल पे और एडिशनल स्किल के ऊपर, हर एक स्टेज के ऊपर सर्टिफिकेशन या कोर्सेज बताए गए हैं। आप करियर के किस स्टेज में हैं, उस स्टेज के मुताबिक आप अपनी सर्टिफिकेशन को सिलेक्ट करके बढ़ सकते हैं। और अलग अलग करियर पाथ यहाँ पे अवेलेबल है, हालांकि थोड़े करियर्स एक दूसरे से ओवरलैप होते हैं। मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप इस पूरी वीडियो को एक बार देख लीजिए, इससे पता चलेगा कि आपको आपकी एग्जिस्टिंग स्किल को लेके आप किसी दूसरे करियर में तो शिफ्ट नहीं हो सकते, वो भी बहुत ही आसानी से 1 या 2 सर्टिफिकेशन करके, वरना आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हुए टाइम स्टॉप को क्लिक करके अपना रिस्पेक्टिव करियर पाथ सिलेक्ट कर सकते हैं। और इस वीडियो में मैंने कुछ फ्री सर्टिफिकेशन का भी डिस्क्राइब किया है, कुछ हमेशा से फ्री है, कम्प्लीटली फ्री है, और कुछ सर्टिफिकेशन के ऊपर मैंने स्टार डाला हुआ है। इसका मतलब उसको आप डायरेक्टली तो फ्री नहीं ले सकते, लेकिन एक प्रोसेस के थ्रू स्कॉलरशिप या फाइनेंशियल एड या किसी दूसरे चैलेंजेस के जरिए या इवेंट के जरिए उसको फ्री में हासिल कर सकते हैं। इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत सारी रिसर्च लगी हुई है। स्ट्रीमलाइंड करियर पाथ को यहाँ पे डिफाइन किया गया है। मैंने बहुत सारे इंडस्ट्री एक्सपर्ट से भी बात की है इस करियर पाथ को बनाने से पहले, तो इसके अंदर बहुत सारी मेहनत लगी हुई है। अगर आप कोई वीडियो पसंद आए और फायदेमंद लगे तो एक लाइक जरूर कर देना इस वीडियो को, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी अपनी जॉब को रेलेवेंट रख पाए। जैसे कि AI आ चुका है और कंटेंट क्रिएटर या डिजाइनर की जॉब तो खतरे में थी, अभी IT सपोर्ट, डिजिटल मार्केटिंग, इस तरीके के जॉब भी खतरे में आ चुके हैं, और इन फ्यूचर में रिपीटेटिव टास्क वाले सभी जॉब्स के लिए खतरा है। अपने जॉब को रेलेवेंट रखने के लिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। सबसे पहले ऑब्वियसली आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग इंजीनियर्स, जो AI को डायरेक्टली डेवलप करने में मदद करेंगे। अपने डेवलपर्स की जॉब को आखिर में गाएगा, बाद में AI खुद से बच्चे पैदा करके खुद ही सेल्फ डेवलपमेंट करेगा। धरती का जब अंत नजदीक होगा तब तक के लिए AI इंजीनियर्स ही AI को बनाएंगे, तो ये सबसे आखिर में इफेक्ट होने वाला जॉब होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग इंजीनियर्स कोई भी सिस्टम्स या एप्लीकेशन को इस तरीके से डेवलप करते हैं जो इंसानों की तरह इंटेलिजेंस रखता हो और टास्क को इंसान की तरह करने की क्षमता रखता हो। AI में मशीन को क्रिएट किया जाता है ह्यूमन के बिहेवियर को सिमुलेट करने के लिए, और मशीन लर्निंग के अंदर उस सिस्टम को डेटा के साथ सीखने का और टाइम के साथ इम्प्रूव करने का मौका दिया जाता है, बिना कोई डेडिकेटेड प्रोग्रामिंग के। मीन्स एक बार उसको सिस्टम्स को बना दिया तो उसको सीखने के लिए नए से प्रोग्रामिंग करने की ज़रूरत नहीं है, वो मशीन लर्निंग मॉडल से खुद सीखना चाहिए, जैसे कि हम इंसान सीखते हैं। इस तरीके से मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दोनों साथ साथ चलते हैं। AI और मशीन लर्निंग इंजीनियर्स की मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो एल्गोरिदम को डेवलप करें, डिज़ाइन करें और इम्प्लीमेंट करें, और ML मॉडल्स के लिए डेटा को प्रिपेयर और क्लीन करें,
और वेरियस एल्गोरिदम से एमएल मॉडल को ट्रेन और फाइन ट्यून करें, मॉडल परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना और उसकी एक्यूरेसी को इंश्योर करना टेस्टिंग और वैलिडेशन के जरिए। तो ये मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं और इसको करने के लिए आपको क्या क्या स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है। आपको स्टैटिस्टिक और मैथमेटिक्स के अंदर नॉलेज होना ज़रूरी है। अगरचे आप उसके अंदर अच्छे नहीं हैं तो आप उसको सीख सकते हैं। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नॉलेज रहना बहुत ज़रूरी है। AI और ML के अंदर यूज़ होते हैं वो है पाइथन, R या जावा। मेजरली पाइथन एंड R में ज़्यादा डोमिनेट करते हैं AI और ML के अंदर। मशीन लर्निंग लाइब्रेरीज को भी जानना आपको ज़रूरी है ताकि आपका काम फास्ट हो सके। डेटा एनालिसिस स्किल, लार्ज डेटा सेट्स के साथ काम करना और उसके इंसाइट को निकालना और प्रॉब्लम सॉल्विंग और डेटा एनालिटिकल स्किल्स की ज़रूरत होती है। न्यूरल नेटवर्क और डीप लर्निंग के आर्किटेक्चर जरूरी है। को कौन से सर्टिफिकेशन के जरिए ये सारी स्किल्स मिल सकती हैं, चलो देखते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि AI, डेटा साइंस और मशीन लर्निंग रिसेंट के ईयर में ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, लेकिन कोई भी कंपनी ओन्ड सर्टिफिकेशन यहाँ पे डोमिनेट नहीं करती। लेकिन आप टेक्स्ट डॉक्यूमेंटेशन के लिए OpenAI की डॉक्यूमेंटेशन की तरफ जा सकते हैं। आपको किसी भी टॉपिक के बारे में इन डेप्थ नॉलेज दे सकता है। पर्टिकुलरली कोर्सेज की बात करें यहाँ पे तो आप स्टार्ट कर सकते हैं IBM की डेटा साइंस प्रोफेशनल सर्टिफिकेट कोर्सेरा के ऊपर मौजूद है। ये आपको बेसिक से डेटा साइंस की नॉलेज देगा और धीरे धीरे पाइथन, डेटाबेस और डेटा एनालिसिस के बारे में सिखाएगा और मशीन लर्निंग के बारे में भी सिखाएगा। आपका एक अच्छा फाउंडेशन प्रोवाइड करेगा डेटा साइंस के ऊपर। और डीप लर्निंग स्पेशलाइजेशन फ्रॉम दी डीप लर्निंग AI, ये भी आपको अच्छी खासी फाउंडेशन प्रोवाइड कर देगा। न्यूरल नेटवर्क, ये तो सर्टिफिकेशन आपको अच्छी फाउंडेशन दे देंगे डीप लर्निंग और डेटा साइंस के बारे में। उसके बाद में आप कोई भी लाइब्रेरीज को लर्न कर सकते हैं, जैसे कि डीप लर्निंग का यहाँ पे टेंसरफ्लो। कोर्सेरा के सर्टिफिकेट्स यहाँ पे पेड होते हैं नॉर्मली, लेकिन आप ये फाइनेंशियल एड के जरिए इनको फ्री में भी लेने के लिए ट्राई कर सकते हैं और बहुत से लोगों को ये मिलते भी हैं। आप इसको सर्च कीजिए यूट्यूब पे या गूगल में, तो फाइनेंशियल एड कोर्सेरा, तो आपको ये ऑप्शन के ऊपर कैसे करते हैं वो दिखाएगा। तो इसके अलावा क्लाउड रिलेटेड AI और मशीन लर्निंग सर्टिफिकेशन होना ज़रूरी है। चाहे आप गूगल का सर्टिफिकेशन ले, गूगल प्रोफेशनल मशीन लर्निंग, या अमेजोन का सर्टिफिकेट ले, AWS सर्टिफाइड मशीन लर्निंग स्पेशलिटी, और माइक्रोसॉफ्ट का अजूर AI इंजीनियर एसोसिएट। अब जिस क्लाउड के अंदर ज़्यादा कंफर्टेबल है उसके ऊपर आप ले सकते हैं सर्टिफिकेशन और अपनी AI जर्नी को प्रोसीड कर सकते हैं। ये सभी नॉर्मली पेड होते हैं। सम टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई कि आप यहाँ फाइनेंशियल एड से फ्री में इसको ले सकते हैं, या गूगल का AI इंजीनियर कभी कभी क्लाउड स्किल चैलेंज के जरिए आपको ये फ्री मिल जाता है, बट नॉर्मली ये पेड होते हैं। आप फ्री के अंदर इसको सीखना चाहते हैं तो बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पे गूगल की तरफ से इंट्रोडक्शन टू जनरेटिव AI का लर्निंग पाथ। ये पूरा लर्निंग पाथ है और यहाँ पे 5 कोर्सेस हैं जो आपको जनरेटिव AI और उसके फंडामेंटल्स के ऊपर अच्छी खासी फाउंडेशन नॉलेज दे देंगे। यहाँ पे दे सकते हैं आप इंट्रोडक्शन टू जनरेटिव AI, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, रिस्पॉन्सिबल AI, ये सभी कोर्सेस आपको यहाँ पे फ्री में मिलेंगे। इसके अलावा डीप लर्निंग AI की वेबसाइट पे जाएंगे, आपको बहुत सारे फ्री में कोर्सेस मिलेंगे, लेकिन मैं रेकमेंड करता हूँ ये वाला ChatGPT प्रॉम्प्ट इंजीनियर फॉर डेवलपर्स। ये आपको बिगिनर से एडवांस की तरफ अच्छी खासी नॉलेज देगा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के ऊपर। ये फ्री में है विद सर्टिफिकेट और ये OpenAI और डीप लर्निंग के कोलैबोरेशन के साथ बना हुआ है। इसके अलावा और भी है कि मशीन लर्निंग क्रैश कोर्स, ये गूगल की तरफ से है। ये आपको टेंसरफ्लो फ्रेमवर्क के ऊपर अच्छी खासी नॉलेज दे देगा। और डेटा एनालिसिस विद पाइथन, जीरो पांडास, ये आपको फ्री के अंदर एक कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग पाथ आप बोल सकते हैं, एक 10 आवर का लर्निंग पाथ होगा। ये आपका पूरा फाउंडेशन को मजबूत कर देगा और इसको आप कंप्लीट करने पे सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं। तो दूसरे नंबर पे आता है हमारा क्लाउड आर्किटेक्ट। क्लाउड आर्किटेक्ट वो प्रोफेशनल्स होते हैं जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की क्लाउड कंप्यूटिंग रिक्वायरमेंट और स्ट्रेटजीज को समझ के सिस्टम को डिज़ाइन करते हैं, उसको मैनेज करते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं। क्लाउड आर्किटेक्ट का काम होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करना और उसको मॉनिटर करना और इंश्योर करना कि वो पूरा सिस्टम एक एफिशिएंट तरीके से चले, सिक्योर हो, स्केलेबल हो और रिलायबल हो। क्लाउड आर्किटेक्ट को ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स के मुताबिक अपने क्लाउड स्ट्रेटजीज को डिजाइन करना होता है। तो क्लाउड आर्किटेक्ट को डिफरेंट क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के बीच में डिफरेंसेस पता होने चाहिए। इसीलिए क्लाउड आर्किटेक्ट को एक से ज्यादा क्लाउड एनवायरनमेंट में प्रोफिशिएंसी होना जरूरी है। तो इनकी मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि क्लाउड आर्किटेक्ट को डिजाइन करें बिजनेस के रिक्वायरमेंट के मुताबिक
और सिस्टम इंटीग्रेशन दो क्लाउड के बीच में हो या ऑन प्रेम में हो या इंटीग्रेशन हो या माइग्रेशन हो, ये सब कुछ क्लाउड आर्किटेक्ट को डिज़ाइन और प्लान करना होता है और सिक्योरिटी और कंप्लायंस को ध्यान में रखते हुए। इसीलिए क्लाउड आर्किटेक्ट की जिम्मेदारी होती है कि सारे फ्रेमवर्क्स और कंप्लायंस स्टैंडर्ड की नॉलेज होना उनको ज़रूरी है। इन सब को डिज़ाइन करते वक्त क्लाउड आर्किटेक्ट को स्केलेबिलिटी और परफॉर्मेंस को कॉम्प्रोमाइज़ ना करते हुए कॉस्ट एफिशिएंसी को भी फाइन ट्यून करना होता है, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन की बजट से क्रॉस ना हो कोई भी प्रोजेक्ट। सो ये सब रेस्पॉन्सिबिलिटी नॉर्मली क्लाउड आर्किटेक्ट हैंडल करते हैं और इसको हैंडल करने के लिए उनको सर्टेन स्पेसिफिक स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है। वो स्किल्स है क्लाउड प्लेटफॉर्म की नॉलेज होना ज़रूरी है। डिफरेंट क्लाउड प्रोवाइडर्स के बीच में मिनिमम 2 क्लाउड प्रोवाइडर नॉलेज होना ज़रूरी है इनको, चाहे तो अजूर ले लीजिए, AWS लीजिए, गूगल क्लाउड ले लीजिए या ओरेकल क्लाउड ले लीजिए। IT इंफ्रास्ट्रक्चर आर्किटेक्ट डिज़ाइन करना आना चाहिए ताकि वो स्केलेबल, रेजिलिएंट और कॉस्ट इफेक्टिव क्लाउड आर्किटेक्ट्स को डिज़ाइन कर सके। अलग अलग क्लाउड सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स, एन्क्रिप्शन मेथड्स और कंप्लायंस स्टैंडर्ड की नॉलेज होना ज़रूरी है। ये सारे स्किल्स आपको अलग अलग सर्टिफिकेशन में वगैरह सिखाए जाते हैं। तो फाउंडेशन लेयर पर आप यहाँ पे सबसे ज़्यादा फेमस सर्टिफिकेट है कि माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड अजूर फंडामेंटल और AWS सर्टिफाइड क्लाउड प्रैक्टिशनर। ये दोनों बहुत ही फेमस फंडामेंटल लेवल की सर्टिफिकेशंस हैं। हालांकि इनको हासिल करने के बाद आपको जॉब रेडी नॉलेज तो नहीं मिलेगा, लेकिन अच्छा खासा क्लाउड का नॉलेज मिल जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट अजूर और AWS दोनों पेड सर्टिफिकेट है। हालांकि कभी कभी वो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से या अमेज़ॉन की तरफ से ऐसे चैलेंजेस या सेमिनार्स प्रोवाइड किए जाते हैं जहाँ पे फ्री वाउचर प्रोवाइड किए जाते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं ऐसे न्यूज़ मेरे चैनल पे अपडेट करता रहता हूँ, तो आप मिस ना करें उन नोटिफिकेशंस को। अगर आप अजूर और AWS को फ्री में अवेल करने का वेट नहीं कर सकते तो हमारा अपना यहाँ पे ओरेकल का फ्री OCI फाउंडेशन एसोसिएट सर्टिफिकेट है, वो यहाँ पे ट्रेनिंग में मिलेगी और आपको फ्री में एग्ज़ाम वाउचर भी मिलेगा। और फाउंडेशन लेवल पे यहाँ पे तीसरा सर्टिफिकेट आता है CompTIA क्लाउड प्लस। बाकी की जो सर्टिफिकेशंस है ये पर्टिकुलरली कोई भी एक क्लाउड प्रोवाइडर के ऊपर आपको नॉलेज प्रोवाइड करती है। हालांकि सभी पूरी नॉलेज एक जैसी होती है, लेकिन CompTIA यहाँ पे वेंडर न्यूट्रल सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करता है। हालांकि इनमें सभी आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी इसमें से एक फंडामेंटल लेवल सर्टिफिकेट लेंगे और आप आगे नेक्स्ट मूव कीजिए एडवांस लेवल सर्टिफिकेशन पे, जहाँ पे आते हैं हमारे माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड अजूर एडमिनिस्ट्रेटर एसोसिएट, अमेज़ॉन का सर्टिफाइड सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट। ये दोनों मेजरली नॉन सर्टिफिकेशंस हैं कि रिज्यूमे में ये ऐड होगा तो बहुत ही एडवांटेज देगा आपकी जॉब के लिए। ये 2 सर्टिफिकेशन के अलावा ओरेकल OCI सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, ये भी आपको अच्छी खासी नॉलेज प्रोवाइड कर देता है। यहाँ OCI के पोर्टल पे आपको ट्रेनिंग वगैरह तो फ्री में मिल जाएगी, बट एग्ज़ाम के लिए पे करना पड़ेगा। लेकिन ये 2021 से 6 महीने में एक बार सर्टिफिकेशन वाउचर प्रोवाइड किए थे, मैंने चैनल पे अपलोड भी किया था। अगर आप मेरे चैनल में सब्सक्राइब हैं तो आप ऑलरेडी जानते हैं हमने कैसे इसको कंप्लीट किया था। तो ये 3 सर्टिफिकेट एसोसिएट लेवल के लिए ज़रूरी है। मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि कम से कम 2 क्लाउड प्रोवाइडर के सर्टिफिकेशन होना ज़रूरी है क्लाउड आर्किटेक्ट के लिए। तो ये थे इंटरमीडिएट लेवल सर्टिफिकेशन। और अपने करियर को आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट आता है माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड अजूर सॉल्यूशन एक्सपर्ट और AWS सर्टिफाइड सॉल्यूशन आर्किटेक्ट प्रोफेशनल। ये 2 सर्टिफिकेट आपको एडवांस लेवल क्लाउड आर्किटेक्ट के अंदर नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। और ओरेकल के अंदर OCI आर्किटेक्ट प्रोफेशनल, ये आपको एडवांस लेवल नॉलेज प्रोवाइड करता है। ये 3 सर्टिफिकेशन एडवांस लेवल सर्टिफिकेट है। ओरेकल आजकल क्लाउड कंपटीशन के अंदर थोड़ा पीछे चल रहा है, इससे ओरेकल का शेयर मार्केट 2023 में डाउन भी जा चुका है, क्योंकि ओरेकल के एनवायरनमेंट AI रेडी नहीं है और माइक्रोसॉफ्ट, गूगल क्लाउड और AWS AI के अंदर हैवी इन्वेस्ट कर रहे हैं। ओरेकल इस क्लाउड कंपटीशन के अंदर पीछे पड़ रहा है, लेकिन ओरेकल का कहना है कि वो जल्दी रिकवर करेंगे। 2024 के अंदर न्यूली अपग्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर आने के चांसेस है। ये था क्लाउड आर्किटेक्ट का फंडामेंटल से एडवांस लेवल तक कई सर्टिफिकेशंस। आपके एडवांस लेवल आने के बाद उसके अलावा आप मूव कर सकते हैं थर्ड क्लाउड प्रोवाइडर या गूगल क्लाउड या माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड डेवऑप्स इंजीनियर। तो ये भी सर्टिफिकेशन को क्लाउड आर्किटेक्ट के अंदर हेल्प करती है जब आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस आ जाता है। और CCSP सर्टिफाइड क्लाउड सिक्योरिटी प्रोफेशनल, क्लाउड आर्किटेक्ट को सभी क्लाउड प्रोटोकॉल्स के बारे में नॉलेज रहना ज़रूरी है, सभी क्लाउड स्टैंडर्ड की नॉलेज रहना ज़रूरी है। तो इसके लिए CCSP एक अच्छा
खासा नॉलेज बेस प्रोवाइड करता है, तो इसको सर्टिफाइड होने पे आपके हायरिंग के चार्जेस बहुत ही बढ़ जाएंगे। तो ये था आपके लिए 2024 के लिए और एक रोड मैप क्लाउड आर्किटेक्ट के लिए। और तीसरे नंबर पे आता है साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट। ये लोग ऑर्गेनाइजेशन को साइबर अटैक से बचाने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। ये लोग सिक्योरिटी इंसिडेंट्स को मॉनिटर करते हैं, एनालाइज करते हैं और प्रॉपरली टाइमली मैनर पे रिस्पॉन्ड करते हैं। साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम्स, नेटवर्क और डेटा को साइबर अटैक से बचाने के लिए अलग अलग टूल्स, स्ट्रैटेजीज और फ्रेमवर्क डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट करते हैं। इनका काम होता है कि किसी भी सिक्योरिटी मेजर्स को एनालाइज करना, नेटवर्क को मॉनिटर करना और हर एक सिक्योरिटी ब्रीचेस और इंसिडेंट्स को टाइमली रेस्पॉन्ड करना। साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो साइबर सिक्योरिटी इवेंट्स को ट्रैक, एनालाइज करे और ब्रीचेस के ऊपर नजर रखे सिक्योरिटी और सिस्टम्स मॉनिटरिंग के द्वारा, और सिक्योरिटी इंसिडेंट्स को रेस्पॉन्ड करना, डैमेज को कम से कम रखते हुए फ्यूचर ब्रीचेस को प्रिवेंट करना, रेगुलरली वल्नरेबिलिटी असेसमेंट को कंडक्ट करना ताकि वो सिस्टम्स, नेटवर्क्स के कोई भी वीकनेसेस हो उसको आइडेंटिफाई करे और सॉल्यूशन को एज सून एज कमेंड करे हायर मैनेजमेंट को। और हर एक सिक्योरिटी टूल्स जो कि यूटिलाइज होते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, चाहे वो फायरवॉल हो, एंटीवायरस हो, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम हो या सीम्स हो, सिक्योरिटी टूल्स को डिप्लॉय करना और मैनेज करना, रेगुलरली रिपोर्टिंग और डॉक्यूमेंटेशन करते रहना, सिक्योरिटी ब्रीचेस के लिए इम्प्रूवमेंट के लिए रिकमेंडेशन देते रहना। इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हैंडल करने के लिए साइबर एनालिस्ट को किन स्किल्स की जरूरत पड़ती होगी? तो टेक्निकल नॉलेज आपको होना बहुत ही ज़रूरी है। नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम्स और साइबर सिक्योरिटी के बेसिक फंडामेंटल्स के बारे में टेक्निकल नॉलेज होना ज़रूरी है। सिक्योरिटी टूल्स एंड प्रोफिशिएंसी, सिक्योरिटी टूल्स हो जैसे कि सीम्स, एंटीवायरस या पेन टेस्टिंग, इन टूल्स के अंदर नॉलेज रहना ज़रूरी है। डेटा एनालिसिस करना और पोटेंशियल सिक्योरिटी थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करना, तो इसके लिए एनालिटिकल स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है। ये सारी स्किल्स आपको कौन सी सर्टिफिकेशंस के द्वारा मिलेगी? फंडामेंटल यहाँ पे 3-4 सर्टिफिकेशन आते हैं। तो कॉम्प्टिया का सिक्योरिटी प्लस आपको एक अच्छा फाउंडेशन प्रोवाइड करता है। अगर आपका बैकग्राउंड आईटी से नहीं है तो ये सिक्योरिटी प्लस आपको अच्छी नॉलेज दे देगा। और इसके अलावा गूगल का साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल सर्टिफिकेट, गूगल दावा करता है कि ये सर्टिफिकेट कंप्लीट करने के बाद आप लोग एंट्री लेवल जॉब के लिए रेडी हो जाओगे। तो मैंने ये पर्सनली कंप्लीट किया है, मुझे फंडामेंटली अच्छा लगा। ये फंडामेंटल लेवल की बहुत सारी इंफॉर्मेशन और नॉलेज ये प्रोवाइड करता है, लेकिन उस तरीके का एडवांस नहीं है। मैं रिकमेंड करूँगा ये सर्टिफिकेट लेने के बाद आप कोई दूसरी एडवांस सर्टिफिकेट भी करें, क्योंकि वो ये हालांकि सभी साइबर सिक्योरिटी पॉइंट को टच करता है लेकिन उस तरीके से डिटेल में नहीं जा पाता, लेकिन ये फिर भी बहुत अच्छा सर्टिफिकेशन है फंडामेंटल लेवल पे। यहाँ पे कॉम्प्टिया सिक्योरिटी प्लस और गूगल का साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल सर्टिफिकेट पेड है। और अगर आप फ्री के अंदर जाना चाहते हैं, यहाँ पे सिस्को की तरफ से जूनियर साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट, ये एक कोर्स नहीं है, ये 120 आवर्स का लर्निंग पाथ है और इसको कंप्लीट करने पे आपको सर्टिफिकेशन भी मिलेगा। ये पूरा आपको फंडामेंटल लेवल पे लेके जाएगा और डीप नॉलेज ये प्रॉपर्ली प्रोवाइड करेगा आपको हर एक साइबर सिक्योरिटी टच पॉइंट्स के ऊपर। बहुत अच्छे रिसोर्सेज इन्होंने यहाँ पे प्रोवाइड किए हुए हैं। इसके अलावा अल्टरनेटिव है EC काउंसिल्स का, यहाँ पे एथिकल हैकिंग एसेंशियल, ये भी फ्री में अवेलेबल है। ये आपको एथिकल हैकिंग के ऊपर फंडामेंटल नॉलेज देगा। ये कंप्लीट होने के बाद आप नेटवर्क डिफेंस एसेंशियल के ऊपर भी जा सकते हैं, ये भी फ्री है। ये यहाँ पे जो तीनों कोर्सेज दिखाए गए हैं EC काउंसिल्स की तरफ से, ये फ्री में प्रोवाइड किए गए हैं और ये काफ़ी टाइम से चल रहा है। तकरीबन 1 साल या 1.5 साल पहले मैंने इसकी वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोड की थी और मैंने ये दोनों सर्टिफिकेशन ले लिए हैं। बहुत ही फंडामेंटल नॉलेज अच्छी तरीके से प्रोवाइड करते हैं, तो आप भी इसको ले सकते हैं। ये फंडामेंटल होने के बाद आपको थोड़ी बड़ी एडवांस नॉलेज होने की ज़रूरत है प्रॉपरली जॉब क्वालिफाई होने के लिए। तो इसके लिए एक वेल रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेट है, मे बी ओवररेटेड बट स्टिल वेल रिकॉग्नाइज्ड, सर्टिफाइड एथिकल हैकर। ये भी EC काउंसिल की तरफ से ही है। ये सर्टिफिकेशन को पास करने के बाद आपकी एक साइबर सिक्योरिटी कम्युनिटी में एक अच्छी खासी पहचान बन जाएगी, हाँ इस बंदे को इसकी नॉलेज है। तो इसके अलावा यहाँ पे CISM सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजर, ये सर्टिफिकेशन भी आपको हेल्प करेगा आपकी जॉब परस्यू के अंदर या आपके करियर के अंदर। ये दोनों सर्टिफिकेट का कॉम्बिनेशन अच्छे तरीके से काम करता है इंडस्ट्री में। ये दोनों इंटरमीडिएट लेवल के सर्टिफिकेट्स हैं और दोनों पेड सर्टिफिकेट है। अगर आप फ्री अल्टरनेटिव की तरफ जाना चाहते हैं तो सिस्को का ही एथिकल हैकर सर्टिफिकेट, इवन 70 आवर्स का यहाँ पे मटेरियल इन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है और इसका प्री रिक्विजिट है जूनियर साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट करियर पाथ। ये प्रॉपर फंडामेंटल यहाँ पे प्रोवाइड करता है और एथिकल हैकर
थोड़ा बहुत एडवांस टॉपिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है और इसको कंप्लीट करने पे आपको एक्सिस्को वेरीफाइड एथिकल हैकर का बैच में मिलेगा। ये था इंटरमीडिएट लेवल के सर्टिफिकेट्स साइबर सिक्योरिटी के ऊपर। और ये खत्म होने के बाद अगर आप एडवांस सर्टिफिकेट की तरफ मूव होना चाहते हैं, अपने करियर के अंदर बढ़ना चाहते हैं, CISSP यानी कि सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी प्रोफेशनल, ये CISSP सर्टिफिकेट लेने के लिए आपको एक्सपीरियंस होना जरूरी है। यहाँ पे 5 ईयर्स दिखाया है, हालांकि 1 ईयर या 2 ईयर और दूसरे सर्टिफिकेट होने पे आपको एलिजिबिलिटी मिल जाती है, लेकिन ये कुछ एक्सपीरियंस होने के बाद ही रिकमेंड है कि आप ये सर्टिफिकेट की तरफ बढ़े और करियर के अंदर आगे बढ़े। और चौथे नंबर पे आता है प्रोजेक्ट मैनेजर्स और स्क्रम मास्टर। मैंने यहाँ पे दोनों को कंबाइन किया हुआ है क्योंकि दोनों एक ही तरीके के स्किल सेट से इक्विप्ड होते हैं और दोनों एक ही तरीके की सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड करते हैं, लेकिन दोनों का अप्रोच और फोकस अलग होता है। प्रोजेक्ट मैनेजर्स और स्क्रम मास्टर्स दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन में प्रोजेक्ट्स को मैनेज और फैसिलिटेट करते हैं और एफिशिएंट तरीके से प्रोजेक्ट को डिलीवर करते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर्स की मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे होती है कि पूरे प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल के अंदर यानी कि प्रोजेक्ट के इनिशियल फेज से लेके क्लोजिंग फेज तक इंश्योर करे कि प्रोजेक्ट के गोल्स को अचीव करे टाइम लिमिट के अंदर, बजट के अंदर और रिसोर्सेस के अंदर। प्रोजेक्ट मैनेजर्स प्रोजेक्ट्स एक्टिविटीज़ को प्लान करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं और इवन कंट्रोल भी करते हैं। और इन्हीं के साथ साथ वो रिस्क और स्टेक होल्डर्स को भी मैनेज करते हैं। ज़रूरत पड़ने पे उनको मिटिगेशन प्लान भी प्रोवाइड करते हैं ताकि प्रोजेक्ट के ऊपर कोई रिस्क ना आए। अलग अलग स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है प्रोजेक्ट मैनेजर्स के लिए, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, रिस्क मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स, ये सभी मेजरली सॉफ्ट स्किल्स होती है जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स को ज़रूरत होती है अपार्ट फ्रॉम टेक्निकल नॉलेज, जिस तरीके के वो प्रोजेक्ट्स को लीड करते हैं। और ऑन द अदर हैंड स्क्रम मास्टर यहाँ पे स्क्रम फ्रेमवर्क को फैसिलिटेट करते हैं ताकि एजाइल की प्रैक्टिसेस को और प्रिंसिपल्स को अच्छी तरीके से फॉलो किया जाए और कोई भी ऑब्स्टिकल्स प्रोजेक्ट के अंदर आती हैं उनको रिमूव करते हैं। यहाँ स्क्रम मास्टर का मेजर रोल ये भी होता है कि वो कोई भी अगर प्रोजेक्ट टीम के साथ इंटरफेयर करने और एज ए ब्लॉकर बनता है तो एजाइल प्रोसेसेस जरिए उसको हटाए। अपार्ट फ्रॉम द स्किल्स जो प्रोजेक्ट मैनेजर के होते हैं, स्क्रम मास्टर को एजाइल मेथोडोलॉजी के ऊपर भी अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। तो दोनों में मेन डिफरेंसेस ये होते हैं कि प्रोजेक्ट मैनेजर्स और प्रोजेक्ट के एंटायर लाइफ साइकिल को देखते हैं, जबकि स्क्रम मास्टर टीम के अंदर रह के एजाइल मेथोडोलॉजी को फैसिलिटेट करते हैं। हालांकि यही बस डिफरेंस है प्रोजेक्ट मैनेजर और स्क्रम मास्टर के बीच में, लेकिन हालांकि बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ स्किल्स यहाँ पे यूज़ होती हैं जो बोथ रोल्स के अंदर काम आती है। इसीलिए बहुत सारी कंपनीज़ प्रोजेक्ट मैनेजर और स्क्रम मास्टर दोनों को एक ही बंदे को सौंपती है। मैं भी जब एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर काम करता था तो मुझे स्क्रम मास्टर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी ताकि मैं डेली स्क्रम कंडक्ट करूं। हालांकि मैं प्रोग्राम मैनेजर हूं और मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को हैंडल करता हूं एक साथ, लेकिन एज ए स्क्रम मास्टर भी मुझे हैंडल करना था प्रोजेक्ट की डिलीवरी के लिए। तो एज ए प्रोग्राम मैनेजर बहुत सारे प्रोजेक्ट रनिंग होते हैं और उनके अंदर बहुत सारे मिनी प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट होते हैं, तो उनके लिए स्क्रम सही होता है, ना कि पूरा एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि कौन सी सर्टिफिकेशन आपको प्रोजेक्ट मैनेजर और स्क्रम मास्टर बनने के लिए हेल्प करती है। यहाँ पे फाउंडेशन लेवल पे सर्टिफिकेशन आते हैं। PMI का CAPM वो हासिल करने के लिए आपको कोई प्रायर एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, तो इसीलिए ये फाउंडेशन लेवल कहलाता है। हालांकि लिटिल बिट कॉम्प्रिहेंसिव, थोड़ी लंबा होता है, लेकिन फाउंडेशन लेवल की आपको अच्छी खासी नॉलेज दे देता है। और इसका अल्टरनेटिव है यहाँ पे गूगल की तरफ से गूगल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल सर्टिफिकेट। ये भी अच्छी खासी आपको फाउंडेशन लेवल की नॉलेज दे देता है। ये प्रोफेशनल सर्टिफिकेट है और इसका मतलब गूगल का यहाँ पे दावा है कि इसको कंप्लीट करने पे आप जॉब रेडी हो जाएंगे। अगर आपको फाउंडेशन सर्टिफिकेशन चाहे तो आप CAPM की तरफ जा सकते हैं, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन है यह कि आप CAPM के ऊपर इन्वेस्ट ना करते हुए गूगल का प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन ले लीजिए, जो कि मैं बताऊंगा आखिर में कि कैसे आप इसको फ्री में ले सकते हैं और नेक्स्ट एडवांस सर्टिफिकेशन की तरफ मूव हो जाए। और नेक्स्ट यहाँ पे आता है PMI का PMP सर्टिफिकेशन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल सर्टिफिकेट। ये वेल रिकग्नाइज्ड सर्टिफिकेट है। ये तकरीबन आप कह सकते हैं एक कॉलेज के अंदर MBA डिग्री को कैसे माना जाता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की इंडस्ट्री में PMP का उतना ही रुतबा है। इंडस्ट्री लीडिंग सर्टिफिकेट है। अगर आप ये ले लेते हैं तो आप प्रॉपर प्रोजेक्ट मैनेजर कहलाते हैं। बहुत सालों से PMP प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंडस्ट्री में लीड कर रहा है और अपना काफ़ी क्रेडिबिलिटी जमा चुका है, तो सभी कंपनीज इसको वेल रिकग्नाइज करती है और इवन प्रिफर भी करती है ताकि आप ये सर्टिफिकेट ले। तो स्क्रम मास्टर के लिए आप सर्टिफाइड स्क्रम मास्टर स्क्रम अलायंस की तरफ से इसकी तरफ जा सकते हैं। और अगर आपको स्क्रम के अंदर ऑलरेडी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है और आप एक्सपीरियंस प्रोजेक्ट मैनेजर है
तो आप प्रोफेशनल स्क्रम मास्टर की तरफ जाए जो कि स्क्रम और से प्रोवाइड किया जाता है। तो PSM यहाँ पे थोड़ा बहुत आप बोल सकते हैं कि 50% प्रैक्टिकल और 50% थ्योरी के ऊपर जाता है, और स्क्रम अलायंस 80% थ्योरी और 20% प्रैक्टिकल के ऊपर जाता है। तो यहाँ पे PMP और स्क्रम मास्टर सर्टिफिकेट एक इंटरमीडिएट लेवल के सर्टिफिकेट्स हैं। इनके लेने के बाद आप एक्सपर्ट लेवल पे मूव होना चाहते हैं तो PMI की तरफ से आपको प्रोग्राम मैनेजमेंट प्रोफेशनल सर्टिफिकेट और एजाइल सर्टिफाइड प्रैक्टिशनर, ये 2 सर्टिफिकेशन आपको बहुत ही फायदेमंद देंगे। 5वें नंबर पे आता है डेटा साइंटिस्ट। कहा जाता है कि 21st सेंचुरी में नया ऑयल है डेटा। जिस तरीके से ऑयल की डिमांड है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लाने में, नेक्स्ट रेवोल्यूशन लाने में डेटा का बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, इसलिए डेटा साइंटिस्ट की डिमांड दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। डेटा साइंटिस्ट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कॉम्प्लेक्स डेटा को एनालाइज करते हैं, इंटरप्ट करते हैं और उसके अंदर से इंसाइट्स निकाल के इन्फॉर्म डिसीजन लेने में मदद करते हैं। डेटा साइंटिस्ट स्टैटिस्टिकल एनालिसिस से, मशीन लर्निंग से और प्रोग्रामिंग से एक मीनिंगफुल पैटर्न या लार्ज डेटा सेट से ट्रेंड्स निकालते हैं, जिससे का ऑर्गेनाइजेशन को प्रिडिक्टिव मॉडल्स बनाने के अंदर हेल्पफुल मिलती है। और जो भी फाइंडिंग्स होती है इन प्रिडिक्टिव मॉडल से कंपनी के स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेने में मदद मिलती है, जिससे पूरी ऑर्गेनाइजेशन का एक गोल सेट होता है। मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है डेटा साइंटिस्ट की डेटा को कलेक्ट करे और क्लीन करे और एनालाइजिंग और मॉडलिंग करना स्टैटिस्टिकल टेक्निक के जरिए, मशीन लर्निंग एल्गोरिदम के जरिए और डेटा माइनिंग के जरिए। और जो भी इंसाइट्स निकलते हैं या फाइंडिंग्स निकलते हैं उनको विजुअलाइज रिपोर्ट के जरिए नॉन टेक्निकल स्टेक होल्डर्स या कंपनी के मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करना होता है। और प्रिडिक्टिव एनालिसिस या मॉडल को बिल्ड करना फ्यूचर के ट्रेंड्स या आउटकम को प्रिडिक्ट करने के लिए ह्यूज हिस्टोरिकल डेटा के बेसिस पे। इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हैंडल करने के लिए सर्टेन स्किल्स की जरूरत होती है। डेटा साइंटिस्ट को भी तकरीबन AI और मशीन लर्निंग इंजीनियर्स की तरह ही स्किल्स की जरूरत पड़ती है, जैसे कि डेटा मैनिपुलेशन टूल्स, पाइथन, R और SQL जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्वेरी लैंग्वेज की नॉलेज होना जरूरी है और डेटा मैनिपुलेशन लाइब्रेरीज में प्रोफिशिएंसी भी होना जरूरी है। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस को समझना डेटा एनालिसिस और हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए ये एक स्ट्रॉन्ग स्किल है जो डेटा साइंटिस्ट को क्रूशियल है। मशीन लर्निंग एल्गोरिदम जैसे रिग्रेशन, क्लस्टरिंग और न्यूरल नेटवर्क की अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए। डेटा विजुअलाइजेशन यानी कि विजुअल रिप्रेजेंटेशन क्रिएट करना किसी भी टूल के जरिए, चाहे वो पावर BI हो या Tableau हो या मैटप्लॉट लाइब्रेरी हो, किसी भी डेटा विजुअलाइजेशन टूल को यूज करके डेटा को सही तरीके से नॉन टेक्निकल ऑडियंस के लिए प्रेजेंट करना होता है। ऑब्वियसली डोमेन नॉलेज होना भी जरूरी है जिस इंडस्ट्री में वो डेटा एनालिसिस करते हैं। इन स्किल्स को एक्वायर करने के लिए आपको किस सर्टिफिकेशन पाथ की जरूरत पड़ेगी? यहाँ पे एंट्री लेवल पे आता है IBM का डेटा साइंस प्रोफेशनल सर्टिफिकेट और गूगल डेटा एनालिटिक्स प्रोफेशनल सर्टिफिकेट। ये दोनों एंट्री लेवल पे आपको फंडामेंटली बहुत अच्छी नॉलेज प्रोवाइड करेंगे। ये दोनों कोर्सेरा पे अवेलेबल है। आपको पहले गूगल का डेटा एनालिटिक प्रोफेशनल सर्टिफिकेट लेना है और उसके बाद में एडवांस डेटा एनालिटिक प्रोफेशनल सर्टिफिकेट लेना है। इसके अलावा आपको माइक्रोसॉफ्ट का अजूर डेटा साइंटिस्ट एसोसिएट सर्टिफिकेट और AWS का सर्टिफाइड मशीन लर्निंग स्पेशलिटी, ये 2 सर्टिफिकेशन क्लाउड एनवायरनमेंट के ऊपर आपको डेटा एनालिसिस के लिए हेल्प करेंगे। दोनों में से कोई एक लेने के बाद आप लोग जॉब रेडी हो जाएंगे एज ए डेटा साइंटिस्ट। के अलावा आप एडवांस लेवल पे मूव होना चाहते हैं तो सर्टिफाइड एनालिटिक प्रोफेशनल, इनकी सर्टिफिकेशन भी इंडस्ट्री में मानी जाती है। इसके अलावा आपको डीप लर्निंग AI की तरफ से डीप लर्निंग स्पेशलाइजेशन, ये सर्टिफिकेशन भी एज ए डेटा साइंटिस्ट करियर में आगे बढ़ने के लिए काम देगा। नंबर 6 पे आता है यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। एवरग्रीन फील्ड इन द कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग इज द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। डेकेड्स हो गए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फील्ड अभी भी वैलिड है, हालांकि बहुत सारे इसके अंदर स्पेशलाइजेशन निकल चुके हैं, जैसे कि एंड्रॉयड डेवलपर हो या फुल स्टैक डेवलपर हो, वेब डेवलपर, लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियर एज ए होल ये एवरग्रीन फील्ड है। हालांकि इन फ्यूचर में AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की जॉब ले सकते हैं, लेकिन उनको बनाने के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की ज़रूरत पड़ेगी। ये वन ऑफ द जॉब्स है जो कि AI से आखिर में प्लेस होगी। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स यहाँ पे मेरे ख्याल से सभी को पता है कि वो प्रोग्रामर्स होते हैं,
उनको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर एफिशिएंसी होना जरूरी होता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रोफेशन के अंदर कोई भी एक पर्टिकुलर सर्टिफिकेशन कभी भी मायने नहीं रखता, क्योंकि उनको रेगुलरली डेवलप होते होना है। जैसी न्यू टेक्नोलॉजी आती है अडॉप्ट करके आगे बढ़ना होता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियर किसी भी पर्टिकुलर एक सेगमेंट के ऊपर डिजाइन नहीं है। डिपेंड करता है कि कंपनी कौन से लैंग्वेज को प्रीफर करती है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर सॉफ्टवेयर को डिजाइन, प्लान और प्रोग्राम करते हैं। कंपनी की रिक्वायरमेंट जैसी होती है उस तरीके से वो प्रोग्राम करते हैं। और सॉफ्टवेयर इंजीनियर ऐसे नहीं है कि वो सारे के सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जानता हो, उनको पर्टिकुलर स्किल्स के अंदर एक्सपर्टीज होनी पड़ती है। हाँ, चाहे वो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हो या मार्कअप लैंग्वेज हो या डिजाइनिंग लैंग्वेज हो या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो या क्वेरी लैंग्वेज हो, इस सभी लैंग्वेजेस में से कम एक लैंग्वेज आना जरूरी है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर का मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है कि वो डिजाइन और डेवलप करे और कोडिंग करे, एल्गोरिदम को डिजाइन करे सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन के लिए। सॉफ्टवेयर को टेस्ट और डिबगिंग करना, सॉफ्टवेयर के डिफेक्ट्स को आइडेंटिफाई करके फंक्शनैलिटी और रिलायबिलिटी को इंश्योर करना, और सॉफ्टवेयर्स को मेंटेन और अपडेट रखना, उनके नए सॉफ्टवेयर वर्जन को लाके, ये मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है सॉफ्टवेयर इंजीनियर की। और इनको स्किल्स रिक्वायर्ड होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। उनको एफिशिएंट होना जरूरी है, चाहे वो जावा हो, पाइथन, C++ या जावास्क्रिप्ट जैसे लैंग्वेजेस में उनको नॉलेज रहना जरूरी है। प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स यहाँ पे उनको जरूरी है। और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को भी समझना जरूरी है, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। और वर्जन कंट्रोलिंग जैसे गिट जैसे टूल्स या कोडिंग वर्जनिंग और कोलैबोरेटिव सॉफ्टवेयर की भी नॉलेज रहना जरूरी है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर की कोई भी एक पर्टिकुलर सर्टिफिकेशन नहीं होता, क्योंकि ये बहुत ही पुरानी फील्ड है। कंपनी ज्यादा प्रेफर करती है कंप्यूटर साइंस या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को ही हायर करना। हालांकि बहुत सारी कंपनी ऐसी भी है जो डिग्री को मायने नहीं रखती, बस स्किल्स को मायने देती है। तो उन स्किल्स को हासिल करने के लिए यहाँ पे कुछ कोर्सेस हैं जो आपको फंडामेंटल नॉलेज जरूर दे देगी सॉफ्टवेयर डेवलपर बनने के लिए। जैसे कि लिंक्डइन का बिकम ए सॉफ्टवेयर डेवलपर पाथ, ये लर्निंग पाथ 11 कोर्सेस से कंबाइन होकर बना है, जो आपको फाउंडेशन लेवल पे आपको इन्फॉर्मेशन दे देगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फाउंडेशन, डेटाबेस, वेब डेवलपमेंट, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, पाइथन, जावा, C#, SQL और थोड़ी बहुत वेब सिक्योरिटी के बारे में। ये बहुत ही फाउंडेशन लेवल का सर्टिफिकेट है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बहुत ही इन डेप्थ फील्ड है, और पर्टिकुलरली आप जिस फील्ड की तरफ स्टेयर होते हैं कंपनी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक, उस फील्ड के अंदर आप एक्सपर्टीज़ लेते जाना ज़रूरी है। लिंक्डइन का सॉफ्टवेयर डेवलपिंग का कोर्स आपको फ़ायदे में देगा। और इसके अलावा ओरेकल सर्टिफाइड प्रोफेशनल जावा डेवलपर और ओरेकल की तरफ से MySQL ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन। मैंने MySQL यहाँ पे सिलेक्ट किया है क्योंकि ये ईजी होता है, वरना उसके अलावा आपका ओरेकल डेटाबेस की तरफ भी जा सकते हैं, जो आपकी क्रेडिबिलिटी को ज़्यादा बढ़ाएगा। ये थे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड बेसिक सर्टिफिकेशंस। ये बहुत ही सब्जेक्टिव मैटर है, आप किस फील्ड के अंदर है। कोई भी एक सर्टिफिकेट या कोर्स आपको जॉब लैंड होने के लिए हेल्प नहीं करेगा। आप जिस फील्ड में जाना चाहते हैं उसी फील्ड का सर्टिफिकेट लेना ज़रूरी है। आप देख सकते हैं अलग अलग स्ट्रीम्स हैं, अलग अलग फील्ड हैं जो आपको हेल्प करेंगे समझने के लिए आप किस फील्ड के अंदर पर्टिकुलरली जाना चाहते हैं। ये फर्स्ट पहले आप कोर्स ले लीजिए, उसके बाद में डिसाइड कीजिए आप कौन से फील्ड में जाना चाहते हैं, और उस फील्ड से रिलेटेड नॉलेज, एक्सपर्टीज़ और हो सके तो थोड़े बहुत प्रोजेक्ट करके एक्सपीरियंस भी ले लीजिए। उसके बाद में जॉब को लैंड कीजिए। और नंबर 7 पे आता है डेवऑप्स इंजीनियर। डेवऑप्स इंजीनियर्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम और ऑपरेशन टीम्स के बीच के अंदर की एक कड़ी होती है, जो दोनों के बीच में कम्युनिकेशन को स्ट्रीमलाइन रखते हैं और इंश्योर करते हैं कि सॉफ्टवेयर डिलीवरी प्रोसेस स्ट्रीमलाइन हो और जितना हो सके ऑटोमेटेड हो, और जितना हो सके इम्प्रूव करे रैपिड सॉफ्टवेयर डिलीवरी को। डेवऑप्स इंजीनियर की मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ऑटोमेशन टूल्स और प्रैक्टिसेस को इम्प्लीमेंट करे पूरी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अंदर, चाहे वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो, टेस्टिंग हो या डिप्लॉयमेंट हो, और कोलैबोरेशन करे ऑपरेशंस टीम्स और डेवलपमेंट टीम के बीच में, ताकि एफिशिएंट वर्क फ्लो बना रहे कोलैबोरेशन के जरिए। और इंफ्रास्ट्रक्चर के कोड और ऑटोमेशन टूल को मैनेज और कॉन्फ़िगर करे। सॉफ्टवेयर डिलीवरी परफॉर्मेंस के ऊपर या सिस्टम परफॉर्मेंस के ऊपर रेगुलरली मॉनिटर करे और ऑप्टिमाइज करते रहे एफिशिएंसी के लिए। और पूरे प्रोसेसेस को सिक्योरली मैनेज करना होता है। पूरे डेवऑप्स प्रोसेस के अंदर सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस को इंटीग्रेट करे एक सिक्योर सॉफ्टवेयर डिलीवरी के लिए। तो इन सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को
हैंडल करने के लिए डेवऑप्स इंजीनियर्स को किन स्किल्स की ज़रूरत पड़ेगी? कोडिंग और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी होना ज़रूरी है, चाहे वो पाइथन हो, शेल हो, रूबी हो। कंटिन्यूस इंटीग्रेशन और कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट CI/CD पाइपलाइंस की अंडरस्टैंडिंग और इम्प्लीमेंटेशन करने की नॉलेज होनी चाहिए। और क्लाउड प्लेटफॉर्म्स की नॉलेज, चाहे वो AWS हो, अजूर हो, गूगल क्लाउड या ओरेकल, इनकी समझ होना इनको ज़रूरी है। और कंटेनर्स की नॉलेज होना ज़रूरी है, चाहे वो डॉकर्स हो या कुबरनेटिस हो, इस तरीके के कंटेनराइजेशन टूल्स की नॉलेज चाहिए। और कोलैबोरेटिव टूल्स गिट हो, गिटहब या जेंकिंस हो, इस तरीके से कोलैबोरेटिव या सॉफ्टवेयर वर्जनिंग टूल्स की नॉलेज रहना ज़रूरी है। तो इन स्किल्स को डेवऑप्स इंजीनियर्स किन सर्टिफिकेशन से हासिल कर सकते हैं? तो यहाँ पे फंडामेंटल लेवल पे क्लाउड फंडामेंटल सर्टिफिकेशंस बहुत फ़ायदेमंद देंगे, चाहे वो AWS सर्टिफाइड क्लाउड प्रैक्टिशनर हो या माइक्रोसॉफ्ट का अजूर फंडामेंटल हो या ओरेकल का क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर फंडामेंटल। ये सभी फंडामेंटल लेवल सर्टिफिकेशंस हैं जो डेवऑप्स इंजीनियर्स को हेल्प करेंगे अपने करियर में। किसी भी एक के अंदर फंडामेंटल नॉलेज लेना काफ़ी है। यहाँ पे AWS और माइक्रोसॉफ्ट के पेड है और ओरेकल की तरफ से फंडामेंटल सर्टिफिकेट फ्री में मिल सकता है, इवन ट्रेनिंग के साथ। ये फंडामेंटल सर्टिफिकेट लेने के बाद जॉब रेडी होने के लिए AWS सर्टिफाइड डेवऑप्स इंजीनियर प्रोफेशनल और माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड डेवऑप्स इंजीनियर एक्सपर्ट, दोनों में से कोई एक जॉब रेडी होने के लिए काफ़ी है एज ए डेवऑप्स इंजीनियर। इसके अलावा आपको अल्टरनेट कोर्सेज फ़ायदेमंद देंगे, वो है सर्टिफाइड कुबरनेटिस एडमिनिस्ट्रेटर और टेराफॉर्म एसोसिएट सर्टिफिकेशन HashiCorp की तरफ से, जो आपको ऑटोमेशन के लिए हेल्प करेगा। तो ये सारे सर्टिफिकेशन डेवऑप्स इंजीनियर्स के लिए फ़ायदेमंद देंगे आपको करियर के अंदर आगे बढ़ने के लिए। और नंबर 8 पे आता है ब्लॉकचेन डेवलपर्स। कुछ साल पहले क्रिप्टो और बिटकॉइन ज़्यादा ट्रेंडिंग पे चल रहे थे, बहुत ज़्यादा बज़ क्रिएट हो गया था। क्रिप्टो के पीछे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है जो क्रिप्टो को डेवलप करने में मदद करती है। गवर्नमेंट के इतने सारे रेगुलेशन लगने के बाद भी क्रिप्टो, बिटकॉइन या इथेरियम ये फिर भी आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि इनके एडवांटेजेस लोगों को दिख रहे हैं, कंपनी को दिख रहे हैं। इवन सम ऑफ द गवर्नमेंट्स खुद अपना अपना क्रिप्टो करेंसी लाने की कोशिश कर रही है। पूरी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में क्रिप्टो एक यूज केस है। इसके अलावा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी दूसरे कामों के लिए, जैसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हो या सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेशंस हो, इनके लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बहुत ही फायदेमंद देते हैं। चाहे क्रिप्टो ना भी रेगुलेटेड हो जाए गवर्नमेंट की तरफ से और आगे बढ़ने के लिए ब्लॉकर्स हो, लेकिन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का एडवांटेजेस इंडस्ट्री के अंदर बहुत है। तो इसीलिए ब्लॉकचेन डेवलपर्स की रिक्वायरमेंट भी इंडस्ट्री में है। तो ब्लॉकचेन डेवलपर्स बेसिकली डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन को क्रिएट करते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। उनका फोकस होता है कि एक सिक्योर और ट्रांसपेरेंट ट्रांजैक्शन को अनेबल करके रखे ब्लॉकचेन प्रोटोकॉल्स के जरिए। मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है ब्लॉकचेन डेवलपर्स की कि ब्लॉकचेन डेवलपमेंट करे, अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म का यूज करके सेल्फ एग्जीक्यूटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स को डेवलप करना जो ब्लॉकचेन नेटवर्क में प्रोसेस को ऑटोमेट करे, और सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेशंस। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को एग्जिस्टिंग सिस्टम्स या प्लेटफॉर्म में इंटीग्रेट करना आना चाहिए। और ये कंटिन्यूसली डेवलपिंग फील्ड है, हर महीने एक नया अपडेट आता है ब्लॉकचेन के अंदर, तो कंटिन्यूस लर्निंग की ज़रूरत पड़ती है और इसके अंदर रैपिड डेवलपमेंट हो रहा है ब्लॉकचेन के अंदर। और इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हैंडल करने के लिए ब्लॉकचेन डेवलपर्स को किन स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे सॉलिडिटी, C++, जावास्क्रिप्ट और पाइथन, और ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म्स हो इथेरियम, हाइपरलेजर या कोर्डा जैसे प्लेटफॉर्म्स की नॉलेज होना चाहिए। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को एफिशिएंट तरीके से लिखने की नॉलेज होनी चाहिए और क्रिप्टोग्राफिक कॉन्सेप्ट से और प्रिंसिपल्स की समझ होनी चाहिए, तो ताकि वो सिक्योर ट्रांजैक्शन को अनेबल कर सके। कोर्सिव सर्टिफिकेशन आपको ये सब स्किल्स को प्रोवाइड करती है। ब्लॉकचेन डेवलपर्स सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की तरह ही कोई भी एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री लेवल सर्टिफिकेशन यहाँ पे मौजूद नहीं है, लेकिन आप की नॉलेज ही आपका की है इसमें आगे बढ़ने के लिए। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सर्टिफिकेशन पाथ आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। आप फंडामेंटल लेवल पे सर्टिफाइड ब्लॉकचेन डेवलपर और सर्टिफाइड ब्लॉकचेन डेवलपर ऑन इथेरियम, ये 2 सर्टिफिकेट फंडामेंटल नॉलेज ब्लॉकचेन के ऊपर प्रोवाइड करते हैं। ये होने के बाद आपको इंटरमीडिएट लेवल पे हाइपरलेजर एडमिनिस्ट्रेटर लिनक्स फाउंडेशन की तरफ से ये आपको फ़ायदेमंद देगा, और कोडा डेवलपर सर्टिफिकेशन ये भी आपको इंटरमीडिएट लेवल पे फ़ायदेमंद देगा।
और एडवांस लेवल पे आप मूव होना चाहते हैं तो सर्टिफाइड ब्लॉकचेन सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, ये सारी सर्टिफिकेशन आपको आपके जॉब करियर के अंदर हेल्प करेंगी जॉब को लैंड करने के लिए। और इसके अलावा अगर आप एडिशनल नॉलेज की बात करें तो सर्टिफाइड सॉलिडिटी डेवलपर ब्लॉकचेन काउंसिल की तरफ से और सर्टिफाइड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलपर ब्लॉकचेन काउंसिल की तरफ से, तो ये 2 सर्टिफिकेशन भी आपको एडिशनल क्रेडिबिलिटी प्रोवाइड करेगी। जैसे कि मैंने कहा यहाँ पे कोई भी पर्टिकुलर इंडस्ट्री लीडिंग सर्टिफिकेशन नहीं है, आप कहीं से भी नॉलेज ले सकते हैं, चाहे तो ये ले लीजिए या यूडेमी का कोर्स कर लीजिए सस्ते में, डजेंट मैटर, आपको नॉलेज और एक्सपर्टीज़ होना ज़रूरी है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर। और 9th नंबर पे आता है फुल स्टैक डेवलपर। फुल स्टैक डेवलपर्स वो ऑलराउंडर होते हैं जो कि एप्लीकेशन के फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों पे काम करते हैं। वो अपनी स्किल से एप्लीकेशंस के यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन, सर्वर साइड लॉजिक, डेटाबेस मैनेजमेंट और एप्लीकेशन की रिस्पॉन्सिवनेस, इस तरीके की फंक्शनैलिटी पे काम करते हैं। उनकी मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फ्रंट एंड डेवलपमेंट, इसीलिए उनको HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट के अंदर नॉलेज होनी चाहिए और विजुअली अपीलिंग यूज़र इंटरफेस को क्रिएट करना आना चाहिए। और बैकएंड लैंग्वेज में सर्वर साइड लॉजिक, डेटाबेस और एप्लीकेशन इंटीग्रेशन बिल्ड करना आना चाहिए। और लैंग्वेजेस के लिए उनको पाइथन, रूबी या Node.js इस तरीके के बैक एंड लैंग्वेजेस आने चाहिए। फुल स्टैक डेवलपर्स एक स्पेशलाइज स्ट्रीम ऑफ दिस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, यहाँ पे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और स्किल ओवरलैप होती है। फ्रंट एंड डेवलपर को वर्जन कंट्रोलिंग आना चाहिए, जैसे कि गिट वर्जन कंट्रोल सिस्टम्स, एप्लीकेशन की फंक्शनैलिटी को टेस्टिंग और डिबगिंग भी आनी चाहिए, और एप्लीकेशन को डिप्लॉय करना और उसकी परफॉर्मेंस और स्केलेबिलिटी को ऑप्टिमाइज करना। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुल स्टैक डेवलपर्स की होती है। फुल स्टैक डेवलपर को इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करने के लिए कौन सी स्किल की डेवलप पड़ती है? फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी के अंदर उनको HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट जैसी लैंग्वेजेस आनी चाहिए और फ्रेमवर्क्स जैसे कि रिएक्ट, एंगुलर या Vue.js इस तरीके के फ्रेमवर्क्स भी आने चाहिए। और बैकएंड के लिए सर्वर साइड लैंग्वेजेस फ्रेमवर्क जैसे कि Node.js, एक्सप्रेस, Django, फ्लास्क जैसे फ्रेमवर्क पे नॉलेज काफ़ी है। डेटाबेस के अंदर MySQL, MongoDB और PGSQL ये डेटाबेस क्वेरी लैंग्वेजेस के अंदर आना ज़रूरी है। वर्जन कंट्रोल के अंदर Git या SVN की फेमिलियरिटी काफ़ी है। इन स्किल्स को एक्वायर करने के लिए कौन सी सर्टिफिकेशन की ज़रूरत है? तो सॉफ्टवेयर फील्ड की तरह ही इसके अंदर कोई भी एक कंपनी डोमिनेटेड सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन इसकी नॉलेज और एक्सपीरियंस ही काफ़ी है आपको करियर के अंदर आगे बढ़ने के लिए। लेकिन करियर पाथ के लिए यहाँ पे आप स्टार्ट कर सकते हैं बिकम ए फुल स्टैक वेब डेवलपर। यहाँ पे आपको लिंक्डइन की तरफ से पूरे फाउंडेशन लेवल पे फुल स्टैक वेब डेवलपर होने की नॉलेज प्रोवाइड की जाती है, और ऐसे ही फंडामेंटल लेवल पे जैसे कि IBM का फुल स्टैक सॉफ्टवेयर डेवलपर प्रोफेशनल सर्टिफिकेट, ये है कोर्सेरा के ऊपर है, और CS50 वेब प्रोग्रामिंग विद पाइथन एंड जावास्क्रिप्ट ये edX के ऊपर है। ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से है और ये आपको फ्री में मिल जाएगा कोर्स के लिए, लेकिन आपको सर्टिफिकेट के लिए पे करना पड़ेगा। और कोर्स और सर्टिफिकेशन दोनों आपको चाहिए तो फ्री कोड कैम्प की तरफ से फ्रंट एंड डेवलपमेंट लाइब्रेरी से ये कोर्स आपको पूरा मटीरियल प्रोवाइड करेगा, सर्टिफिकेट भी देगा कंप्लीशन होने पे। ये थे फाउंडेशन लेवल के सर्टिफिकेट्स जो मस्ट है फुल स्टैक डेवलपर की जर्नी के लिए। उसके अलावा फ्रेमवर्क के लिए आप मेटा की तरफ से रिएक्ट बेसिक्स और एडवांस रिएक्ट ये दोनों कोर्सेरा पे हैं, इसको आप कवर कर सकते हैं। और बैकएंड के लिए पाइथन फॉर एवरीबॉडी स्पेशलाइजेशन, ये बैकएंड के लिए आपको काम आएगा। इसके अलावा क्लाउड के अंदर भी आपको कोई भी एक सर्टिफिकेशन लेना ज़रूरी है, चाहे वो AWS सर्टिफाइड सॉल्यूशन आर्किटेक्ट हो या माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एक्सपर्ट हो, कोई भी एक सर्टिफिकेट चल जाएगी आपको करियर को किक स्टार्ट करने के लिए। तो ये था फुल स्टैक वेब डेवलपर का करियर पाथ। और 10वें नंबर पे सबसे आखिर में आता है UI UX डिज़ाइनर। हालांकि AI आजकल बहुत सारे डिज़ाइनिंग काम कर रहे हैं, लेकिन UI UX अभी तक इनसे बचा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे UI UX डिज़ाइनर को यूज़र सेटिस्फैक्शन को एनहेंस करना होता है। यहाँ पे यूज़र के इंटरेक्शन का ध्यान में रखते हुए UI और UX डिज़ाइनर वेबसाइट्स, एप्लीकेशंस और डिजिटल प्लेटफॉर्म के यूज़र इंटरफेस और यूज़र एक्सपीरियंस को डिज़ाइन करते हैं ताकि यूजेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी एंड ओवरऑल इंटरेक्शन बेहतर हो सके। और अगर आप AI को एज ए डिज़ाइनर अडॉप्ट करेंगे अपने करियर के अंदर तो आपका करियर नए लेवल पे पहुंच सकता है। यहाँ पे UI एंड UX डिज़ाइनर की मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है
यूआई को डिज़ाइन करना, यूएक्स को डिज़ाइन करना, इंटरेक्टिव नेविगेशन, यूजेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए यूज़र रिसर्च करना, यूज़र के परफॉर्मेंस और बिहेवियर और पेन पॉइंट्स को समझ के रिसर्च को कंडक्ट करना, डिज़ाइन के कॉन्सेप्ट्स को विजुअलाइज और टेस्ट करना और प्रोटोटाइप्स वायरफ्रेम को क्रिएट करना। यूआई एंड यूएक्स डिज़ाइनर ब्रिज की तरह होते हैं डेवलपर्स और ऑर्गेनाइजेशन के स्टेक होल्डर्स के बीच। यहाँ पे यूआई यूएक्स डिज़ाइनर को किन स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने के लिए? ग्राफिक डिज़ाइन टूल्स की नॉलेज होनी चाहिए, जैसे कि एडोब एक्सडी, स्केच, फिग्मा, फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर की नॉलेज रहना भी फ़ायदेमंद देगा। यूज़र सेंट्रिक अप्रोच, यहाँ पे यूज़र सेंट्रिक अप्रोच स्किल्स की ज़रूरत होती है। यूआई यूएक्स डिज़ाइनर को यूज़र को बीच में रखते हुए पूरे सिस्टम को डिज़ाइन करना होता है। और प्रोटोटाइपिंग टूल्स जैसे कि इनविजन, एक्सिया या एडोब एक्सडी जैसे टूल्स प्रोटोटाइपिंग के लिए काम आते हैं। और फ्रंट एंड डेवलपमेंट की नॉलेज होनी चाहिए, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। ऐसा नहीं है कि बस डिज़ाइन बना के भेज दे और फ्रंट एंड इंजीनियर्स को उसको डिज़ाइन करने के लिए इम्पॉसिबल हो। यूआई यूएक्स डिज़ाइनर को नॉलेज होनी चाहिए कि फ्रंट एंड लैंग्वेजेस HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट क्या कर सकते हैं और उसी तरीके से वो डिज़ाइन करे। यूआई यूएक्स डिज़ाइनर को किन सर्टिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है अपने करियर में बढ़ने के लिए? यहाँ पे गूगल का यूएक्स डिज़ाइन प्रोफेशनल सर्टिफिकेट बहुत ही अच्छा है, जो फाउंडेशन लेवल पे अच्छी नॉलेज प्रोवाइड करता है यूएक्स से रिलेटेड सभी एस्पेक्ट के बारे में। यहाँ पे देखिए यूएक्स डिज़ाइन, प्रोटोटाइपिंग, टूल्स लाइक फिग्मा, ये सभी टॉपिक्स यहाँ पे इस सर्टिफिकेशन में कवर हैं। हाईली रिकमेंड है गूगल यूएक्स डिज़ाइन प्रोफेशनल सर्टिफिकेट। नेक्स्ट सर्टिफिकेट है फाउंडेशन लेवल पे प्रोफेशनल डिप्लोमा इन यूएक्स डिज़ाइन। यहाँ पे यूएक्स डिज़ाइन इंस्टीट्यूट की तरफ से ये भी इंडस्ट्री नोन सर्टिफिकेशन है। इन दोनों में से कोई आप एक ले लीजिए, दोनों की ज़रूरत नहीं है फाउंडेशन लेवल के लिए। उसके बाद में इंटरमीडिएट लेवल पे बढ़ते हैं और यहाँ पे आपको यूएस सर्टिफिकेशन फ्रॉम द नॉर्मल ग्रुप, इनका सर्टिफिकेशन इंडस्ट्री में वेल नोन है। और AI फॉर डिज़ाइनर फ्रॉम द इंटरेक्टिव डिज़ाइन फाउंडेशन, ये आजकल बहुत ज़रूरी है सभी डिज़ाइनर लेना, चाहे वो यूआई यूएक्स डिज़ाइनर हो या कोई दूसरे डिज़ाइनर हो, उनको AI फॉर डिज़ाइनर ज़रूर लेना चाहिए अपने करियर को रेलेवेंट रखने के लिए। तो ये दो इंटरमीडिएट लेवल की सर्टिफिकेशन हैं। और एडवांस लेवल की सर्टिफिकेशन के ऊपर आप जाना चाहते हैं तो ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन, द फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन डिज़ाइन, यहाँ पे साइकोलॉजी ऑफ द यूएक्स डिज़ाइन को अच्छी तरीके से समझाया जाता है। आपको यहाँ पे एक यूज़र सेंट्रिक डिज़ाइन बनाने का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा इस सर्टिफिकेट के अंदर। तो ये थे सर्टिफिकेशन यूआई यूएक्स के ऊपर। यहाँ पे वो मैंने कोई भी टूल सर्टिफिकेशन को कवर नहीं किया है। ये एक जेनरिक करियर पाथ है यूआई यूएक्स डिज़ाइनर के लिए। ऑब्वियसली आप जिस इंडस्ट्री में होंगे उस तरीके के आपको टूल्स यूज़ करना पड़ेंगे। इस सर्टिफिकेशन के अंदर कोई भी स्पेशलाइज्ड टूल को नहीं बताया गया है, क्योंकि फाउंडेशन लेवल पे आप सभी टूल्स को इंट्रोड्यूस किया गया है, लेकिन आप जिस इंडस्ट्री में होंगे उस इंडस्ट्री के मुताबिक आपको टूल्स यूज़ करने पड़ेंगे यूआई यूएक्स डिज़ाइन के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो ये लाइक ज़रूर करना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, ताकि वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा के अपनी जॉब से रेलेवेंट सर्टिफिकेशन और स्किल्स को अपग्रेड कर पाएँ। चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करके रखें, क्योंकि अगली वीडियो में मैं लाऊंगा कौन सी सर्टिफिकेशन ज़रूरी है हर किसी के लिए अगर आप IT इंडस्ट्री में हैं तो, रिगार्डलेस ऑफ आपका करियर पाथ। आप चाहे IT इंडस्ट्री के अंदर किसी भी सेक्टर में जॉब कर रहे हो, कोई भी जॉब कर रहे हो, लेकिन आपको इन पर्टिकुलर सर्टिफिकेशन को लेना ही है। आपको अपडेटेड होने के लिए आपको इनकी नॉलेज होना ज़रूरी है करियर के अंदर आगे बढ़ने के लिए। तो तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।